हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, ये है केस स्टडी का पार्ट 3। ठीक है, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग सीएस प्रोफेशनल। हम केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं पास पेपर के। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। आई होप आप लोग देख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फटाफट देख लें। और इसी पैटर्न में मैंने पास पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सारे पढ़ाए हुए हैं। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, जरूर जाके देखिए। ठीक है, चलिए, तो ये थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। पास पेपर के सारे केस स्टडी हमारे इस पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए दिसंबर 19 पेपर के क्वेश्चन 3A पे। ठीक है, दिसंबर 19 के क्वेश्चन 3A पे आ जाइए। ठीक है, ये जो फाइल है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, ये ऑलरेडी मेरे वेबसाइट और ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, मैंने CFL के जितने भी पेपर्स हुए हैं उसको कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, इंस्टीट्यूट के आंसर है, ICSI के सजेस्टेड आंसर है। बस मैंने कंपाइल करके एक सब्जेक्ट की एक अलग फाइल बना के आपको दे दी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3A, an established company maintaining power projects in India raised 11,000 crores from Indian stock market with an issue price of 450, और 450 में फेस वैल्यू था सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज, यानी जो बचा हुआ 450 रुपीज था दैट वाज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट उनको उतना मतलब प्रीमियम मिला था। ठीक है, ऑन 15 जनवरी 2008, anticipating a huge return on share price, the issue was subscribed 27.5 times and a huge response received to the company's IPO. The company at the time of listing only owned a land for its 6 power projects, which were to be deployed, which were to be developed for generation of electricity, and there was no revenue income at the time of listing. ठीक है, लिस्टिंग के वक्त उनका कोई भी रेगुलर रेवेन्यू पावर प्रोजेक्ट से नहीं था, इनकम मतलब जीरो है। ठीक है, फिर on 15 February 2008, the company listed its shares, but due to the stock market meltdown, the stock fell to 320 rupees per share. 450 में उन्होंने पैसा रेस किया और लिस्टिंग हुई सीधे सीधे 320 रुपीज पे, मतलब 130 रुपीज डिस्काउंट पे वो ट्रेड कर रहा था एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। ठीक है, दैट इज अ डिस्काउंट ऑफ 130 रुपीज फ्रॉम इट्स इश्यू प्राइस ऑफ 450 रुपीज। Facing huge criticisms from its investor, the company decided to issue bonus shares in the ratio of 3 shares for every 5 held. A PIL, public interest litigation, was filed challenging the issuance of bonus shares without any revenue stream. ठीक है, तो PIL फाइल किया गया कि भाई आपकी रेवेन्यू है ही नहीं, आपके ऑपरेशन ही स्टार्ट नहीं हुए, तो आप बोनस शेयर्स कहां से दे रहे हो, तो भाई वो इलीगल है। ऐसा चैलेंज किया गया थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, द केस वॉज रिजेक्टेड एंड डिसमिस। ठीक है, तो कोर्ट ने केस वो रिजेक्ट किया और डिसमिस कर दिया कि बिना रेवेन्यू के भी आप बोनस शेयर दे सकते हो। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, सब कुछ दे दिया है। आपसे पूछा है डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द केस, कि ये केस जो फाइल किया गया था इसमें क्या मेरिट था, एंड ऑल्सो द कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, मतलब एक पार्ट केस स्टडी टाइप है और एक पार्ट नॉर्मल थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स तो आपने पढ़ाई है ICDR में, बरोबर। 4-5 जो पॉइंट्स हैं वो आपको लिखना है कि ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास करना है, सारे जो आपके शेयर्स हैं एग्जिस्टिंग वाले वो फुल्ली पेड अप होना जरूरी है, आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट, और स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करने में भी आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस आप पढ़ते हो बस यही आपको लिखनी है। और एक कंडीशन आती है कि बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर्स आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस आपको लिखनी है, जो कि केस स्टडी है ही नहीं। हमको मेरिट्स ऑफ द केस डिस्कस करना है कि मेरिट्स क्या है ये केस के, जो केस फाइल किया गया, चैलेंज किया गया बोनस इशू को, उसका क्या मेरिट है। तो मेरिट है ही नहीं। मेरिट क्यों नहीं है वो आपको समझाना है कि बोनस शेयर कहां कहां से दे सकते हैं, बोनस शेयर्स कहां कहां से दे सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस परमिसिबल हैं फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो आपने पढ़ा है, अकाउंट्स में भी पढ़ा है, लॉ में भी पढ़ा है, सिक्योरिटी लॉ में भी पढ़ा है। तो सबसे पहला मैं अकाउंटिंग एंगल से बात करूं जो आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या अवेलेबल होता है, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बट वो नया कंपनी के पास होता ही नहीं। किसी ने अगर कैपिटल रिडीम किया है, बायबैक किया है, तो उनका CRR क्रिएट होता है और तब वो CRR को यूज करके बोनस शेयर्स
इशू कर सकते हैं। तो इस केस में क्योंकि कंपनी नई है तो सीआरआर तो उसके पास होगा ही नहीं। सेकंड नंबर पे आता है सर सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इस कंपनी में भर भर के सिक्योरिटीज प्रीमियम इनको ऑलरेडी मिल चुका है जो कि क्लियरली विजिबल है। 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर इन्होंने 450 रुपीज में इशू किया है, मतलब 440 रुपीज पर शेयर इनके पास प्रीमियम था, तो उन्होंने वही यूटिलाइज किया होगा जो कि अलाउड है, लॉ अलाउ करता है। यू कैन यूज योर सिक्योरिटीज प्रीमियम टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आए ख्याल में? तो ये ट्रेडिशनल एक व्यू होती है कि कमाई से बोनस शेयर दो, ऐसा कहीं कोई मैंडेशन नहीं है। कमाई से आप अगर दे रहे हो बोनस शेयर ये अच्छी बात है, अक्यूमुलेटेड रिजर्व से आप दे रहे हो अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी रेगुलर रेवेन्यू इनकम से ही बोनस शेयर्स दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज ऑल्सो अलाउड टू इशू बोनस शेयर्स, ठीक है। तो मेरिट ऑफ द केस यही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिस्कस करना है और बताना है कि यस कोर्ट वाज जस्टिफाइड, कोर्ट सही थी कि उन्होंने ये केस रिजेक्ट किया, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप अपनी रेगुलर रेवेन्यू से ही बोनस शेयर दे सकते हो। लॉ अलाउज सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये है, तो पहले आपके वही पॉइंट्स आएंगे, कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है, सब पढ़े हुए हैं आपने कि ऑथराइज बाय आर्टिकल्स होना चाहिए, ऑथराइज बाय शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन, फिर है आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज में भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और सारे शेयर्स आपके जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं फुल्ली पेड अप होने चाहिए, ठीक है, और आप डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर्स नहीं दे सकते। ये कंडीशंस बहुत इजी है, सिंपल है और आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, ये इंस्टीट्यूट का आंसर थोड़ा मेरे हिसाब से और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। तो इसमें इंस्टीट्यूट ने डिस्कस ही नहीं किया है कि कंपनी ने वो बोनस शेयर कहां से दिए, कि रेवेन्यू तो नहीं है। आर्ग्यूमेंट प्राइमा फेसी ऊपर ऊपर से अगर आप देखोगे तो सही भी लगेगा कि कमाई नहीं है तो भाई कहां से दिए होंगे, तो वो डिस्कस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पॉइंट पूरे क्वेश्चन में साइलेंट है कि कंपनी ने एक्चुअली बोनस शेयर कहां से इशू किए। तो वो आपको डिस्कस करना है कि कंपनी रिसीव्ड 440 रुपीज पर शेयर प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू, एंड दैट company might have utilized for the issue of bonus share, and securities premium can be used for issue of bonus share as it is allowed by Companies Act as well as by SEBI regulations, ICDR regulations, ठीक है। तो ऐसा एक प्रॉपर पैराग्राफ आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वो दिया नहीं है पर आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है, सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2A, पेपर है जून 2021, ठीक है, जून 2021 का क्वेश्चन नंबर 2A पे आ जाओ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के ऊपर है कि एलओडीआर में आपने पढ़ा होगा एज वेल एज इन सिक्रा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड रूल्स में भी आपने पढ़ा होगा कि एक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का क्लॉज होता है कि मिनिमम कितना पब्लिक ने होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो वो वाले क्लॉज पे क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाइए। Promoters of Z Limited holds 78% shares of equity share capital of company. Promoters are intending, ध्यान दो, 78% वो होल्ड करते हैं। अब इससे आप इंटरप्रिटेशन निकालो कि अगर प्रमोटर के पास 78 है तो पब्लिक के पास कितने होंगे, सिर्फ 22%, रिमेनिंग 22% सिर्फ पब्लिक के पास होंगे, ठीक है। अब प्रमोटर का क्या बोला है, प्रमोटर्स आर इंटेंडिंग टू रिड्यूस देयर होल्डिंग टू मीट द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग सब्सक्रिप्शन बाय वे ऑफ क्यूआईपी, ठीक है। तो ये कम कैसे किया जा रहा है, बाय वे ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जो कि एक्चुअली क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। आई होप आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इसका पता होगा कि ये कोई नया इशू नहीं है, ये ऑफर फॉर सेल है, यानी सीधे सीधे क्या होगा, प्रमोटर्स अपने शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को डायरेक्टली सेल करेगा, मतलब कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर रही है, क्लियर है, कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर रही है, एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स हैं वो ऑलरेडी जो उनके पास शेयर्स हैं वो डायरेक्टली वो सेल आउट कर रहे हैं टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ताकि उनकी होल्डिंग कम हो जाए और वो मैक्सिमम परमिसिबल जो भी होल्डिंग है प्रमोटर्स की उससे वो कम हो जाए। तो अगर मिनिमम पब्लिक को 25% होल्ड करना है, समझो बात को, वर्डिंग्स पे ध्यान दो,
पब्लिक को मिनिमम 25% होल्ड करना है, मतलब बचा हुआ जो मैक्सिमम 75% है वो प्रमोटर होल्ड कर सकता है। अगर पब्लिक को मिनिमम 25 देना है, मतलब उल्टा क्या हुआ, उसका बचा हुआ क्या हुआ कि मैक्सिमम 75% ही प्रमोटर होल्ड कर सकता है। क्लियर है? तो एग्जिस्टिंग आपको दिख रहा है 78% होल्ड किया जा रहा है, जो कि 75 से ज्यादा है आए ख्याल में, तो उनको वो 78 से घटा के लिमिट के नीचे लाना है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान दो। टोटल इशूड शेयर कैपिटल ऑफ जेड लिमिटेड इज 10 करोड़ रुपीज कंसिस्टिंग ऑफ 1 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, 1 करोड़ शेयर्स हैं, उसका 78% प्रमोटर के पास है, मतलब 78 लाख शेयर्स प्रमोटर के पास है। ठीक है, as a company secretary advise Z limited on the following points. What is the minimum quantity the promoter should offer under the QIP? ठीक है, कितने मिनिमम शेयर्स या परसेंटेज प्रमोटर को क्यूआईपी में डाइल्यूट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर है, बहुत ही इजी है, 78 है और मैक्सिमम वो कितना रख सकते हैं, 75। 25 पब्लिक को देना है, मतलब बचा हुआ मैक्सिमम 75 ही है जो प्रमोटर रख सकते हैं, तो 78 माइनस 75 दैट कम्स टू 3%। 3% ऑफ 1 करोड़, पूरा बेस क्या है 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ का 3% डाइल्यूट करना है, मतलब 3 लाख शेयर्स प्रमोटर को सेल करने पड़ेंगे टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है, तो मिनिमम क्वांटिटी 3% आएगी, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं पर हमको मिनिमम पूछा है टू कॉम्प्लाई विद द रेगुलेशंस। ठीक है, फिर है प्रोविजंस रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, अगर आपने ये क्यूआईपी और ये पूरा सिकरा और इसके रूल्स पढ़े होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा कि इन जनरल नॉर्मली अगर आप क्यूआईपी करें तो शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन लगता है, बट क्योंकि ये कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ के लिए किया जा रहा है तो इसमें शेयर होल्डर्स अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविजन है। आपको वो प्रमोटर का जो स्टेक है वो कम करना ही पड़ता है टू कॉम्प्लाई विद द एलओडीआर। आए ख्याल में? तो ये क्योंकि एक कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ वाला पॉइंट है, इसमें कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो आपको यही लिखना है, एज इट इज डन फॉर द कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ, नो शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और लास्ट है रूल्स रिगार्डिंग लिस्टिंग ऑफ दीज शेयर्स विद द स्टॉक एक्सचेंज। अब लिस्टिंग का भी एक फंडा है कि भाई अगर आप कुछ नए शेयर इशू कर रहे हो तो वो लिस्ट होते हैं। नए शेयर अगर आप इशू कर रहे हो तो वो लिस्ट होंगे। इस केस में तो नए शेयर इशू ही नहीं हो रहे, एग्जिस्टिंग प्रमोटर के शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दिए जा रहे हैं, तो काई की लिस्टिंग, वो तो ऑलरेडी लिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड है ना, ऑलरेडी शेयर्स लिस्टेड ही हैं, बस चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है, तो उसमें लिस्टिंग का क्लॉज कैसे अप्लाई होगा, नए शेयर इशू किए ही नहीं गए। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑफर फॉर सेल है, तो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी है, ऑफर फॉर सेल कर रही है, तो इसमें कोई लिस्टिंग का क्लॉज अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो यही 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं। चलिए आ जाइए, आंसर देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि मैक्सिमम 75% प्रमोटर रख सकते हैं। ठीक है, द बैलेंस कैन बी हेल्ड बाय प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप। इन द गिवन केस प्रमोटर्स कैन ऑफर अप टू 3%। ठीक है, 78% उनका है, मैक्सिमम 75 वो रख सकते हैं, तो कम से कम मिनिमम 3% यानी कि 3 लाख शेयर्स उनको डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्यूआईपी में उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी इजी है, 3%, 1 करोड़ इंटू 3% यानी कि 3 लाख शेयर्स उनको देने हैं। ठीक है, फिर है रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, नो रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास बाय शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ क्यूआईपी इज थ्रू ऑफर फॉर सेल, और वो भी बाय प्रमोटर्स फॉर कॉम्प्लायंस ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। ठीक है, तो इस केस में शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी कॉम्प्लायंस के लिए है। ठीक है, वॉलेंट्री नहीं है। अगर ये वॉलेंट्री नॉर्मल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता, फंड रेज कर रहे होते एक्चुअल में, तो अलग बात है, पर ये प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं और वो भी फॉर कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ कर रहे हैं, जो कि सेबी ने परमिट किया हुआ है। ठीक है, फॉर कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ, और इसकी लिस्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं और ये ऑफर फॉर सेल हो रहा है, नए शेयर इशू नहीं हो रहे। ठीक है, सिंस शेयर्स ऑफर्ड आर इन फॉर ऑफर फॉर सेल एंड हेंस ऑलरेडी लिस्टेड, नो फर्दर लिस्टिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और आप इसमें और जोड़ सकते हो, एज इट इज एन ऑफर फॉर सेल, नो न्यू शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी। कंपनी ने कोई नए शेयर इशू ही नहीं किए, तो लिस्टिंग का क्लॉज कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपको जमेगा। अगर आपने ये मैंडेटरी
प्रोविजन पढ़ा ही नहीं होगा, पब्लिक शोल्डिंग और ये वो सब अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ एंजल फंड्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये है दिसंबर 21 का पेपर है। ठीक है, दिसंबर 21 2A का 1। ठीक है, 2A का 1 का क्वेश्चन है। इट इज अबाउट एंजल फंड। ठीक है, अगर आपने एंजल फंड पढ़ा है तो ही आपको जमेगा। ठीक है, आ जाए। बॉन wants to invest in angel funds. Explain how an investment can be made in an angel fund. मतलब इनफ्लो की बात हो रही है कि कौन से इन्वेस्टर्स एंजल फंड में पैसा लगा सकते हैं, एंजल फंड्स कहां से पैसा रेज कर सकते हैं, एंड इन विच टाइप ऑफ अंडरटेकिंग्स एंड एंजल फंड कैन इन्वेस्ट। ठीक है, और इन टर्न एंजल फंड जो भी फंड रेज कर रही है वो कहां कौन से टाइप के अंडरटेकिंग्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन है। कैन यूनिट्स ऑफ एंजल फंड्स बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ऐसे 3 सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोलो एंजल फंड कहां से फंड रेज कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ एंजल इन्वेस्टर से। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, फिर उसका पूरा आपको क्राइटेरिया बताना पड़ेगा कि अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका नेट टेंजिबल एसेट जो है वो कम से कम 2 करोड़ होना चाहिए, और अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो तो 10 करोड़ का आपका नेटवर्थ होना चाहिए, और जो भी एग्जिस्टिंग एआईएफ हैं, एग्जिस्टिंग वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, वो सब इसमें कवर्ड होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स में कवर्ड होते हैं, एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो अगर बॉन्ड इनमें से कहीं कवर्ड है तो बॉन्ड भी पैसा एंजल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। फिर आप इसमें और भी प्रोविजंस लिख सकते हो, क्राइटेरियाज, फिल्टर्स, जो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स होती हैं वो भी आपकी इच्छा है तो आप लिख सकते हो। अगर आपको याद है कि मिनिमम कितना पैसा एक इन्वेस्टर को, एंजल इन्वेस्टर को लगाना होता है, वो भी आप लिख सकते हो। फिर एंजल फंड्स कहाँ पैसा लगा सकती हैं? स्टार्टअप्स में। कोई भी स्टार्टअप वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में एंजल फंड्स पैसा लगा सकते हैं। अपने ही एसोसिएट्स में एंजल फंड पैसा नहीं लगा सकता है। जो भी पैसा एंजल फंड लगाएगा लॉक इन लगता है 1 साल का। आए ख्याल में? ऐसे जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको लिखना है। अब इसमें भी जब एंजल फंड पैसा लगा रहा है उसमें भी आपको लिमिट्स, अगर आपको याद है तो आप लिमिट्स भी लिख सकते हो कि एंजल फंड जब भी पैसा लगाएगी तो मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, 25 लाख रुपए, और मैक्सिमम कितना लगा सकती है एक अंडरटेकिंग में, 10 करोड़ रुपए। और परसेंटेज वाइज भी लिमिट होती है कि अपना जो भी कॉर्पस है एंजल फंड का, उसका 25% से ज्यादा भी एक इन्वेस्टी कंपनी में नहीं लगा सकते। ठीक है, ये सब जितना आपको याद हो प्रोविजंस वो आप लिख सकते हो। ठीक है, और फिर है कि क्या लिस्ट करा सकते हैं यूनिट्स? तो जवाब है नो। स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है कि एंजल फंड की यूनिट्स को आप लिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल सिंपल प्रोविजंस है, जितने आपको याद आए कॉन्फिडेंटली, जितने लिमिट्स आपको याद हो उतना ही लिखें। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं भाई, आ जाओ। ठीक है, तो कौन पैसे लगा सकता है? एंजल फंड्स, एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर एंजल इन्वेस्टर कौन होता है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एनी पर्सन who proposes to invest in angel funds and satisfies one of the following criteria. अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका NTA शुड बी एटलीस्ट 2 करोड़ रुपीज, एंड आपके पास या तो अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आप एक सीनियर मैनेजमेंट में 10 साल काम कर चुके हो, ऐसा आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए। तीनों में से कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट भी आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो तो आपका नेटवर्थ एटलीस्ट 10 करोड़ होना चाहिए, या फिर अगर आप एआईएफ या वीसीएफ हो तो आप बाय डिफॉल्ट एंजल इन्वेस्टर में आ जाओगे। ठीक है, तो ये लोग एलिजिबल हैं टू इन्वेस्ट इन एंजल फंड। ठीक है, फिर कितना पैसा लगा सकते हैं? मिनिमम 25 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। हर एंजल इन्वेस्टर को मिनिमम 25 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने देखो भर भर के प्रोविजंस दी हैं, पर बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। काम काम का जितना लिखना चाहिए उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर है तो दिया है देखो, therefore the bond may invest in angel fund if it qualifies the investment criteria as stated above। ठीक है, तो अगर उसका NTA 2 करोड़ होगा और तीनों में से कहीं एक
एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया भी अगर वो फुलफिल कर सकता है तो बॉन्ड इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट, और अगर मिनिमम 25 लाख रुपए वो लगाने के लिए रेडी है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो पहला पार्ट हुआ। अब एंजल फंड कहां पैसा लगा सकती है, तो कोई भी स्टार्टअप में, कोई भी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में वो पैसा लगा सकती है। ठीक है, और एक नेगेटिव पॉइंट जो है कि कहां नहीं लगा सकती, कोई भी ऐसा स्टार्टअप जो प्रमोटेड, स्पॉन्सर्ड या कोई इंडस्ट्रियल ग्रुप को बिलोंग करता है जिसका टर्नओवर, ग्रुप टर्नओवर एक्सीड करता है 300 करोड़ से, तो ऐसे बड़े बाप की छोटी औलाद में भी आप पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इट शुड नॉट बी प्रमोटेड और स्पॉन्सर्ड और रिलेटेड टू एनी इंडस्ट्रियल ग्रुप हुज ग्रुप टर्नओवर एक्सीड्स 300 करोड़। ठीक है, और फिर अब आगे चल के आप जब पैसा लगाओगे, एंजल फंड जब पैसा लगाएगा तो मिनिमम सेम 25 लाख रुपए लगाना है कोई भी एक इन्वेस्टिंग कंपनी में, और मैक्सिमम लिमिट भी है 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा भी एक कंपनी में आप नहीं लगा सकते। सिमिलरली लॉक इन रहेगा 1 साल का, अपने ही खुद के एसोसिएट्स में आप पैसा नहीं लगा सकते हैं, और परसेंटेज का भी एक लिमिट है, अपना खुद का कॉर्पस का 25% से ज्यादा भी किसी एक कंपनी में नहीं लगा सकते। ठीक है, और आप इंडिया के बाहर भी पैसा लगा सकते हो सब्जेक्ट टू आरबीआई सर्कुलर। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट हैं, दो तीन बेसिक पॉइंट्स एटलीस्ट आपको लिखने हैं। ठीक है, इतना सारा नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और स्पेसिफिकली यूनिट आप लिस्ट नहीं करा सकते हैं, प्रोहिबिट किया है, मना किया हुआ है कि एंजल फंड की यूनिट्स आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कर सकते। क्लियर है, तो ये है आपका एंजल फंड्स का सिंपल क्वेश्चन था। 3 सब पार्ट्स थे, प्रॉपर 3 सब पार्ट के आंसर आपको देने हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब है अब है अब है आ जाइए, अंडर राइटिंग पे एक क्वेश्चन है आईसीडीआर, आ जाओ। दिसंबर 19 का है, 2A, दिसंबर 19 2A। ठीक है, आ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। शौर्य लिमिटेड, अ कंपनी डीलिंग विद ग्लास मोल्डिंग एंड पेरिफेरल्स, हैज प्लान्स टू गो पब्लिक and raise 1000 crores. They appoint CFQ Financial Service as their lead manager. The company's directors have no knowledge on rules and regulations, but they argue with the lead managers that 40% of shares are to be allotted to public, 40% to QIB and 10% to HNI, लेकिन 40 40 10 90 होता है। ठीक है, एंड बैलेंस जो भी 10% है बैलेंस टू बी टेकन बाय द अंडरराइटर्स। ठीक है, ऐसा इनका मतलब आर्ग्यूमेंट है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी एक्सप्लेन द डायरेक्टर्स रेगुलेशंस 40 एंड 136 ऑफ द अंडरराइटिंग। बराबर, तो आईपीओ एफपीओ की आपको अंडरराइटिंग गाइडलाइंस उनको समझानी है, वो सही है गलत है ये आपसे नहीं पूछा है, सही गलत पूछा ही नहीं है, बस उनको समझाओ कि आईसीडीआर में क्या रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग अंडरराइटिंग। ठीक है, तो अंडरराइटिंग में आपको पता ही होगा कि आप अंडरराइट करा सकते हो। ठीक है, उसमें बस 2-3 स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने चाहिए। एक है कि अगर आप ऑल्टरनेट रूट ले रहे हो, अगर आप बेसिक कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हो और आप ऑल्टरनेट रूट ले रहे हो, बुक बिल्डिंग वाला, बुक बिल्डिंग ऑल्टरनेटिव रूट, जिसमें मिनिमम 75% क्यूआईबी को अलॉट करना होता है, उस केस में क्यूआईबी का पोर्शन आप अंडरराइट नहीं करा सकते। बस ये एक स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, काफी बच्चों को एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी पता नहीं होता है, बट प्रोफेशनल लेवल पे यू शुड नो कि अगर आप ऑल्टरनेटिव रूट में हो, आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप ऑल्टरनेटिव रूट ले रहे हो, बुक बिल्डिंग का रूट ले रहे हो, और उसमें मैंडेटरी आपको क्यूआईबी को अलॉट करना होता है 75%, तो उस पे अंडरराइटिंग आप नहीं करा सकते। ठीक है, और इन जनरल नॉर्मल आप अंडरराइटिंग करा रहे हो, नॉर्मल क्राइटेरिया फुलफिल करके आप इशू ला रहे हो, तो अंडरराइटिंग आप करा सकते हो। उसमें भी क्लॉज होता है कि जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है उतनी मिनिमम अंडरराइटिंग आपको करानी चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90% ऑफ द इशू, तो आपको अंडरराइटिंग कम से कम 90% ऑफ द इशू करानी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे हैं, अंडरराइटर्स अपॉइंट कर सकते हैं, फिर उसमें लीड मैनेजर को भी कुछ मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन आती है मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस के तहत। ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे, जो मेन रेगुलेशन बेस्ड पॉइंट्स हैं वो 2-3 ही है जो आपको अच्छे से लिखने हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या समझाना है हमको, क्या समझाना है हमको। 40 एंड 136, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो अगर आप आईपीओ एफपीओ ला रहे हो
तो आपको अंडरराइटर्स अपॉइंट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। फिर है कि ध्यान दो कि अगर आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, ऑल्टरनेट रूट के थ्रू जा रहे हो, तो जो 75% आपको QIB को अलॉट करना है उस पोर्शन का अंडरराइटिंग आप नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इशू शेल बी अंडररिटन बाय लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर्स, ठीक है, सब मिला के अंडरराइटिंग वो कर सकते हैं। However, at least 75% of net offer to public is proposed to be compulsorily allotted to QIB and such portion cannot be underwritten, ठीक है, सबसे मेन पॉइंट पहला ही दिया। फिर वही नॉर्मल जो है, issuer shall prior to filing a prospectus enter into an underwriting agreement, ये सब एक्चुअली क्वेश्चन इससे रिलेटेड है भी नहीं, तो इसलिए ये सब नहीं भी लिखा तो चलता है, ठीक है। एग्रीमेंट आपको एंटर करना पड़ेगा विच शैल इंडिकेट द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी विद दे शैल सब्सक्राइब एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस इन द इवेंट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो कितना नंबर ऑफ सिक्योरिटी या कितना पोर्शन ऑफ इशू सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब अंडरराइट कर रहे हैं, उतना उनको बताना पड़ेगा। फिर अगर सिंडिकेट मेंबर अपना जो डिवॉल्वमेंट है वो अगर नहीं ऑनर कर पाया तो सिंडिकेट मेंबर की जिम्मेदारी लीड मैनेजर को लेनी पड़ती है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होगा। Syndicate members fails to fulfill the underwriting obligations, the lead manager shall fulfill the underwriting obligations, ठीक है। और फिर lead manager and syndicate member shall not subscribe to in any other manner except underwriting obligation, ये सब नॉर्मल पॉइंट है। और एक जो मैंने बताया कि इन एवरी अंडररिटन इशू लीड मैनेजर, जो भी आपका लीड मैनेजर है, मर्चेंट बैंकर है, शैल अंडरटेक मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन, आई थिंक वो 5% है, ठीक है, 5% ऑफ द इशू वो आपको मिनिमम, लीड मैनेजर को मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन लेनी होती है, ठीक है। और ये भी एक सबसे मेन पॉइंट है, वेयर द इशू इज रिक्वायर्ड टू बी अंडररिटन, जो कि नॉर्मली है ही, मैंडेटरी है ही अंडरराइटिंग करना। द अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन शुड बी एट लीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, नहीं तो क्या फायदा होगा, अगर आपने 80% अंडरराइट करवा भी लिया तो वो 80% तो अंडरराइटर संभाल लेगा, पर अगर आपका 90% टोटल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो वैसे भी आपका इशू रिफंड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको अंडरराइटिंग करवानी ही है, रिक्वायर्ड ही है, तो कम से कम 90% ऑफ द इशू आपको अंडरराइट करना चाहिए ताकि वो फ्लॉप ना हो, आपको पैसा रिफंड ना करना पड़े, ठीक है। तो ये ऐसे 3-4 मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सब बस आपको उन डायरेक्टर्स को समझाना है, ठीक है। डायरेक्टर्स सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उसकी कुछ बात ही नहीं हो रही, क्योंकि डेटा एक्चुअली दिया नहीं है, डेटा नहीं दिया है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ऑल्टरनेट रूट ले रहे हो, क्या कर क्या रहे हो, आपका फैक्चुअल डेटा आपका दिया नहीं हुआ है, तो आप कॉन्क्रीटली बता नहीं सकते कि आप कहाँ आते हो, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये थ्योरी क्वेश्चन ही था, रेगुलेशन 40 एंड 136 आपको बताना था। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बस बचा हुआ है, आ जाइए, तो हमारे सारे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन पास पेपर के कंप्लीट हो जाएंगे, आ जाइए। तो अब है एलसी पे क्वेश्चन था, बहुत ही ऑफ बीट क्वेश्चन था, मतलब आप सोचोगे कि यार ये क्या पूछ लिया, वो भी 5 मार्क के लिए, ठीक है, बहुत ही अजीबो गरीब क्वेश्चन है, ठीक है। जून 19 का क्वेश्चन है, आ जाइए। 1B, Y Limited, an Indian company, opened irrevocable letter of credit for 6 million Swedish krona in favor of Z Limited for import of 2 pulsed rectifiers. Z Limited, the Swedish company, shipped only 1 pulsed rectifier. 2 का LC आपने बनाया, 2 का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पर एक्चुअल शिपिंग एक ही पल्स रेक्टिफायर की हुई थी, मतलब अंडर शिपिंग हुई थी, ठीक है। बट इनवॉइस्ड फॉर 2 पल्स रेक्टिफायर, इनवॉइस 2 का ही बना पर शिपिंग एक की हुई, समझ में आ रहा है। इनवॉइस 2 का बना पर शिपिंग, फिजिकल शिपिंग एक ही पल्स रेक्टिफायर की हुई, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग ऑल्सो स्टेटेड दैट द पैकिंग कंटेन्स 2 पल्स रेक्टिफायर, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स जो बनते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइस, सब में 2 पल्स रेक्टिफायर का उसमें नोटिंग हुआ है, ठीक है। बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स, इंडियन बैंक remitted the amount to the banker of Z Limited, ठीक है, and debited the account of Y Limited, ठीक है। तो बैंक ने अपना काम कर लिया, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो फंडिंग देती है, तो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उन्होंने पैसा दे दिया और 2 पल्स रेक्टिफायर का पैसा इंपोर्टर से ले लिया, ठीक है। तो अब इंपोर्टर को तो 2 पल्स रेक्टिफायर मिले ही नहीं, उसको तो एक ही मिला ना, पर उसके अकाउंट से 2 पल्स रेक्टिफायर का अमाउंट डिडक्ट हो गया, तो उसने बैंक को लायबल ठहराने की कोशिश की कि भाई मुझे मिला एक ही है,
पर आपने पैसे 2 के दे दिए उसको मेरे अकाउंट से डेबिट करके, तो भाई मेरे को एक पल्स रेक्टिफायर का पैसा वापस करो। वो बैंक से पैसा वापस मांग रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, वाई लिमिटेड वांट्स टू होल्ड इंडियन बैंकर रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग पेमेंट अगेंस्ट द शॉर्ट शिपमेंट। तो आपको क्या पूछा है कि क्या बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या जहां से आपने इंपोर्ट किया है जो आपका सप्लायर है उससे आपको पैसे मांगने हैं, या आपके अपने बैंक से मांगने हैं, ठीक है। तो विल वाई सक्सीड, गिव योर असेसमेंट विद रीजंस, ठीक है। अब ये बहुत ही ऑफ बीट है, मैंने बताया ना, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, समझेगा ही नहीं कि ये क्या है। तो क्वेश्चन एक्चुअली एलसी पे है कि एलसी की फंडिंग कैसे होती है, एक बैंक एलसी के अगेंस्ट फंडिंग कैसे देता है। तो प्योरली आपने पढ़ाई है, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन पढ़े हैं आपने, तो प्योरली डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही पैसा दिया जाता है, ठीक है। बिल ऑफ लीडिंग, ओरिजिनल इनवॉइस, इसके बेसिस पे आप पैसा दे देते हो। आप ये नहीं देखते हो कि एक्चुअल क्या डिस्पैच हुआ है, एक्चुअल कितना फिजिकल डिस्पैच हुआ है। फिजिकल इंस्पेक्शन करना बैंक का काम नहीं है, बैंक रिलाइज ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट के बेस पे पैसा दे देती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बैंक कभी भी आप रिस्पॉन्सिबल बैंक को नहीं ठहरा पाओगे, क्योंकि बैंक का जो दायरा है, जिम्मेदारी है चेकिंग करने की, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की होती है। फिजिकल इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती है, ठीक है। तो बस आंसर इतना ही है कि बैंक क्यों लायबल नहीं है, क्योंकि बैंक का जो दायरा है, बैंक का जो एक प्रोसेस है, दैट इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड दैट इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ शिपमेंट, ठीक है। फिजिकल इंस्पेक्शन वो नहीं करता है। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मैच हो रहे हैं, सब में एक ही क्वांटिटी है, प्रॉपर है, वेरीफाइड है, तो बैंक अपने हिसाब से सही है, ठीक है। तो वाई लिमिटेड सक्सीड नहीं होगा, वो बैंक से पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा, उसको अपना जो सप्लायर है जेड लिमिटेड, उससे पैसे रिकवर करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको 2 पल्स रेक्टिफायर का पेमेंट मिल चुका है, जबकि उसने एक ही शिप किया था, ठीक है। तो आपको यही पूरा असेसमेंट देना है कि आप बैंक से रिकवर नहीं कर पाओगे, बट यू हैव द ऑप्शन टू रिकवर इट फ्रॉम द जेड लिमिटेड, ठीक है। जेड लिमिटेड को पैसा डबल मिला है, ज्यादा मिला है, तो आप वहां से पैसा मांग सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन, मतलब कोई एक रेगुलेशन पे नहीं है, ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान दो, ठीक है। इंडियन कंपनी विल नॉट सक्सीड, वाई लिमिटेड विल नॉट सक्सीड, क्यों? सिंस द फॉरेन एलसी सब्जेक्ट टू यूसीपीडीसी, आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, डॉक्यूमेंट के बेस पे क्रेडिट दिया जाता है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अकॉर्डिंग टू विच एलसी इज नॉट पेड अगेंस्ट गुड्स, ठीक है। ये गुड्स के अगेंस्ट पैसा है ही नहीं, ये गुड्स के अगेंस्ट पैसा है ही नहीं, ये इनवॉइस के अगेंस्ट आपका पैसा दिया जाता है। फंडिंग इज अगेंस्ट द इनवॉइस, ठीक है, ओनली पेमेंट्स अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। एज फार एज बैंक इज कंसर्न, द डॉक्यूमेंट्स एज कॉल्ड फॉर एलसी हैव बीन प्रेजेंटेड बाय द सेलर एंड देयर इज नो इंटरसीन डिस्क्रिपेंसी अमंग द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में कहीं डिस्क्रिपेंसी नहीं, सब में प्रॉपर सेम 2 पल्स रेक्टिफायर है, सब में अमाउंट सेम है, सब प्रॉपर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर शॉर्ट शिपमेंट ऑफ द गुड्स फिजिकली, ठीक है। तो ऐसा है, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्लियर है। तो सिंपल है, कंसेप्ट बेस्ड है। तो ये थे आपके सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तीनों पार्ट्स आप अच्छे से देख लो, न्यूमेरिकल के भी तीनों पार्ट्स आप अच्छे से देख लो, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त फायदा आपको इससे होगा। वीडियो लाइक जरूर कर देना अगर आपको कंटेंट काम काम में आया है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और भी बहुत सारे वीडियोस में लाने वाला हूं, और अपने फ्रेंड्स तक इसे जरूर पहुंचाएं। डू शेयर द वीडियोस इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के भी वीडियो आप जरूर जरूर फ्रेंड्स से शेयर करें, क्योंकि वो भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो भी ढूंढ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को आप हेल्प करें। 3 वीडियो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के हैं, 3 वीडियो न्यूमेरिकल्स के हैं, दोनों के दोनों अपने सारे फ्रेंड्स के साथ फ्रीली आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।